मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबके लिए एक नया चैप्टर्स लेके आए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस गेटिंग 1 मार्क ईच। सो आपका चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स से कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हमें कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जैसे कि कुछ हमें शक्ति दिया गया है। शक्ति क्या दिया गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ठीक है। ना कि कोई गवर्नमेंट देता है, ना कोई लोग हमें ये फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय कर रहे हो ना, ये गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट तो आज है, कल नहीं रहेगा। ठीक है। आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस आ जाएगा, कल कांग्रेस है तो दूसरा आ जाएगा, या दूसरा है तो तीसरा आ जाएगा। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा गवर्नमेंट रहेगा। पर फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये जो हम एंजॉय कर रहे हैं, या फिर नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस ऑल कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड अस दिस ऑल बेसिक राइट्स, हमेशा याद रखना। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस दिस बेसिक राइट्स। ठीक है। सो आपका ये चैप्टर 2 है और पार्ट बी है। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो यही से आ सकता है। क्योंकि आपका 1-2 मार्क 1 मार्क नहीं आएगा, आपका 40 क्वेश्चन ऑन एंड अराउंड 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चन जो है वो, मीन सॉरी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स जो है वो आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है। सो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और देखिए आप, हम ज़्यादा देर ना करके हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। डू फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? अच्छा रुको, फंडामेंटल राइट्स जाने से पहले हमने पिछले जो वीडियो बनाया था वहाँ पे सिटीजनशिप बनाया था। सिटीजनशिप, सो सिटीजनशिप में क्या था, हमने बोला ये पार्ट 2 में आता है। और आपका कौन से आर्टिकल पे आता है? ये आर्टिकल 5 to 11। सो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका कौन सा, आप आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और वो आपका पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स 12 to 35 याद रखना चाहिए। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक राइट्स that every Indian citizens enjoys, devoid of any power, devoid of any money, devoid of anything। ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। ठीक है। अच्छा, सो देखो यहाँ पे, डू फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? डू फंडामेंटल लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? यस, ऑब्वियसली। फंडामेंटल राइट्स अगर ना होता तो गवर्नमेंट हमें ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हम चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। सो इसलिए हमेशा याद रखना है, हाँ फंडामेंटल राइट्स रहने के कारण हम आज ये सब राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। सो यस, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स लिमिटेशंस इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मैंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स होने के कारण क्या हुआ है, हम राइट्स एंजॉय कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब क्या, टू मेक गवर्नमेंट पावरफुल? नो, हाउ कैन? अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए हैं सो हम गवर्नमेंट को क्यों पावरफुल बनाएं? सो टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट बाय लॉज एंड नॉट बाय मैन। समझ में आया अभी? सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट बाय लॉज एंड नॉट बाय मैन। ठीक है। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज द सेंटिनल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब सेंटिनल का मतलब क्या होता है? सेंटिनल का मतलब होता है प्रोटेक्टर। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द मीन्स सोल गवर्निंग। कौन गवर्न कर रहा है? ये फंडामेंटल राइट्स अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, या कौन इसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुआ है तो आप किसके पास जाओगे? गवर्नमेंट के पास जाओगे? नो, गवर्नमेंट के पास नहीं। आप कहाँ पे जाओगे? जुडिशियरी। सो हु इज द सेंटिनल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? सो जुडिशियरी। ओके। नेक्स्ट, fundamental rights are inserted because of the following reasons. Fundamental rights are inserted because of the following reasons. So fundamental rights किस लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया गया है? क्योंकि देखो, जो आप सबको शायद लगता होगा कि हम बातें बोल रहे हैं या फिर हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये सब क्यों क्यों चाहिए? ये कि सब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में देना ज़रूरी था? सो देखो, सब कुछ के लिए मैं बार बार बोला, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री बहुत 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 मायने रखता है। ठीक है। अगर आपको कुछ जानना है तो जो भी आज हो रहा है वो सब कुछ आपको हिस्ट्री में एक बार न एक बार होता दिखेगा। ठीक है। या फिर फ्यूचर में भी ये दिखेगा, आज जो हो रहा है वो फ्यूचर में दिखेगा। ठीक है। सो देखो, द फंडामेंटल राइट्स आर इंसर्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो किस किस चीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले बेसिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ऑब्वियसली ये सबका इंडिविजुअल राइट्स बोलता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यस, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ, अगर फंडामेंटल राइट्स ना होता तो आपको एजुकेशन के लिए राइट्स नहीं मिलता, आपको वहाँ से वहाँ जाने के लिए राइट्स नहीं मिलता, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्रिजर्व राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। यस, ऑब्वियसली प्रिजर्व राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। कहाँ पे माइनॉरिटी साइड
वो कहाँ पे प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल बोलो फटाफट से, 29, 30 याद है ना? नेक्स्ट, सो यहाँ पे ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स? कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है? मैं फिर से बोला, आर्टिकल पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 4 आपका क्या है? पार्ट 4 36 to 51, 36 to 51 क्या होता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, याद रखना। ये पार्ट 4 क्या होता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 क्या था हमारा? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट गॉट रिड्यूस फ्रॉम 7 to 6? सो पहले तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो 7 था, इसके बाद वो रिड्यूस होकर कहाँ तक आ गए? ये 6 तक आ गए। तो कौन से अमेंडमेंट था जिन्होंने ये क्या है कि हमारा फंडामेंटल राइट 7 to 6 हो गया? बोलो फटाफट से। सो ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, पर अभी नहीं है। पर अभी ये सिर्फ राइट्स के अनुसार दिया गया है, आर्टिकल 300 समथिंग, पर अब 301, आई होप 301 होगा, आई होप सो। फिर भी आप चेक कर लेना। पर पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया जाता था, पर अभी नहीं दिया जाता है, ठीक है। अभी नहीं, ये है फंडामेंटल राइट्स पे नहीं है, पर है कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, डू फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर? यस, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट जो भी है ना, जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल रहा है, आपको ये ऐसा मत समझो कि आप जो भी बोल रहे हो वो सब काम में आ जाएगा, नहीं, वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे कुछ बोल देते हो जो देश के लिए हानिकारक है, या फिर अगर आपके बातों से कुछ लोगों के बीच झगड़ा क्रिएट हो सकता है या फिर कुछ लड़ाई हो सकता है, तो आपको इसके लिए पनिश किया जाएगा। सो इसलिए बोला गया है फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड। यस, फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ट्रू। नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू सस्पेंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स? किसके पास पावर है जो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को वो सस्पेंड कर सकता है? देखो, हमेशा पार्लियामेंट जो भी है, जो मेजर डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी हो, वो सब कुछ आपका प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर कहीं पे युद्ध वार हो गया, वार क्राइसिस सिचुएशन हो गया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है पार्लियामेंट का डिसीजन है, पर प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा। जहाँ पे भी कुछ भी हस्ताक्षर हो, इंडिया होके कोई हस्ताक्षर करे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो हु इज द पावर टू सस्पेंड द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स? नो, नॉट, इट इज नॉट द स्पीकर, ठीक है। इट इज नॉट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, बट इट इज द प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसे नेशनल इमरजेंसी पे भी आप सस्पेंड नहीं कर पाओगे? कौन सा है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, ये दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड 21। अब ये भी पूछना है कि सर ऐसा कौन सा ये दो आर्टिकल है जो आप इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता? सो देखो, ये इन्हें क्यों नहीं सस्पेंड किया जा सकता? देखो, आर्टिकल 20 आपको वो सब राइट देता है कि अगर आपको किसी ने फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी के टाइम पे आपको किसी बहाने किसी लोगों ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। सो आपको ये राइट है कि आपको जानना ज़रूरी है कि मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया है। अगर अरेस्ट किया गया है तो आपको खुद को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए ना, तो उसके लिए भी ये आर्टिकल 20 ज़रूरी है। आर्टिकल 21 जो है वो आपका राइट टू लाइफ है, और इमरजेंसी के टाइम पे तो आपका राइट टू लाइफ लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो इसलिए राइट टू लाइफ का भी प्रोटेक्शन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स फंडामेंटल राइट्स टू द माइनॉरिटीज? सो मैंने बोला है पहले भी, माइनॉरिटीज़ का कौन कौन सा आर्टिकल दे रखा है? एक कल्चरल राइट्स, दूसरा एजुकेशनल राइट्स। सो ये आपका आर्टिकल 29 to 30। एक आर्टिकल बोलता है कि हाँ, माइनॉरिटीज़ कहीं पे भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे वो उनके लिए रिजर्वेशन भी रख सकते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है वो उनको हम सब तरह के राइट्स एंजॉय करने का सुविधाएं देते हैं, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो, ये क्यों आ गया माइनॉरिटीज़? क्योंकि देखो, इंडिया जब बना था तब माइनॉरिटीज़ मेजोरिटीज़ बोल के बहुत लड़ाई हुए थे। आज इंडिया जो स्टेट है ना, इतने सारे स्टेट्स हैं, ये सब अगर देखा जाए तो कुछ इसलिए हुआ है कि लोगों के बीच झगड़ा होने के कारण स्टेट को डिवाइड करना पड़ा। पर सब स्टेट ऐसे नहीं है, ठीक है, पर सब स्टेट ऐसा नहीं है। सो इसलिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल कॉन्फर्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? अब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि फंडामेंटल राइट्स वो बदल सकता है? कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स को चेंज करना? ये आपका आर्टिकल 361 है। आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ओके। नेक्स्ट,
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है जो कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स हाँ अमेंड कर सकता है, पर वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। अमेंड कर सकता है पर कुछ वहाँ पे एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या है, शायद आप सबको भी पता नहीं होगा। गवर्नमेंट भी आपका ये बदल नहीं सकता। किस लिए बोलो। केशवानंद केस आप सबको शायद याद होगा, वहाँ पे कुछ हुआ था, ठीक है। वहाँ पे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो अपना मनपसंद था वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देता था। तब जाके केशवानंद में द फेमस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस एवर, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले गए हैं जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला गया था कि हाँ फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय कर सकते हो तब तक जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छुए। मीन्स फंडामेंटल आप चेंज कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते। मीन्स जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझ रहा है, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब कुछ फंडामेंटल्स, तो आप इन सबको चेंज कर नहीं सकते। जैसे कि इंडिया इज सेकुलर, आप नहीं बदल सकते, ठीक है। समझ में आया। इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, ये फंडामेंटल्स राइट नहीं है, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब आपका क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। आप इन सबको कार्टेल नहीं कर सकते पूरी तरह से। हाँ एक्सेप्शंस ला सकते हो पर कार्टेल नहीं कर सकते। देखा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से भी ऊपर है, हमेशा याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। मैन, पुलिस, गवर्नमेंट, जुडिशरी, सबसे ऊपर कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना हमेशा, ठीक है। आपका कौन सा चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कोई बदल नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे देखो एग्जाम पे कई बार आपका मैच द फॉलोइंग बोल के भी आ सकता है। यहाँ पे जो है वो सब डायरेक्ट टू डायरेक्ट दे दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी आप कहाँ से मिल जाएगा, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज आर्टिकल 32, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स समझ में आया। फिर थोड़ी देर पहले माइनॉरिटीज़ बोला था, ये है माइनॉरिटीज़ वाला। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको हर धर्म जो भी कल्चर हो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, ये किस लिए, ये फंडामेंटल 25 टू 28 आपको सपोर्ट करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि देखो लोग गरीबों के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इन सब के लिए ज़्यादातर महिलाएं भी, इन सबको प्रोटेक्शन दिया गया आर्टिकल 20 टू 24। राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, 19 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 दूसरा है, 20 21 ये सब फेमस है। राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज क्या बोल रहा है, जैसे कि देखो सबसे पहले अगर आपके पास आपको तो ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। अगर आप ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तब आप कैसे करोगे, तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मीन्स रीट्स इशू कर सकते हो। क्या इशू कर सकते हो, रीट्स, WRITS, रीट्स, हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, देन सर्सरी प्रोहिबिशंस, ये सब कुछ है जिसके मदद से आप अपना राइट्स क्लेम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली कम्स अंडर विच आर्टिकल। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली कौन सा आर्टिकल पे आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आर्टिकल 19 में क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ ओपन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, ये सब कुछ आता है। आपका ये कौन सा आर्टिकल पे आ जाएगा, आर्टिकल 19। यहाँ पे मैंने एक मैप ड्रॉ किया है, अगर आप सबको कोई कन्फ्यूजन ऑफ आर्टिकल 19 पे क्या क्या आता है तो आप ये सिर्फ नोट कर सकते हो। आर्टिकल 19 में सबसे पहले आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ सकता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, कहीं से भी कहाँ जा सकते हो, ये मूवमेंट लड़ाई नहीं है, ये मूवमेंट है, आप कहीं से भी कहाँ जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप कहीं पे भी अगर चाहो तो आप यहाँ से जाके कश्मीर पे रह सकते हो, आप यहाँ से जाके पंजाब में रह सकते हो, कोई आपका आपत्ति नहीं है क्योंकि आप इंडिया के अंदर हो। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये कुछ राइट्स है, 6 राइट्स है और इनका लिमिटेशन भी दे रखा है, ठीक है, इनका लिमिटेशन भी दे रखा है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस अंडर। अब कौन से आर्टिकल पे, आर्टिकल 20 में, फिर से बोला था ना आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये है, ये आपको क्या प्रोटेक्ट करता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंस, अगर किसी ऑफेंस के माध्यम से आपको अरेस्ट किया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है तब आप कौन सा, किसके मदद से आप अपना क्लेम करोगे कि नहीं मैं नहीं। कई बार होता है क्या है, दंगे फसाद में क्या होता है, बहुत बेगुनाह लोगों को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, बेगुनाह लोगों को अरेस्ट किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट ही है, हाँ जो सामने उन्होंने दिखते हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं, पर क्या होता है कि वेरियस ऑफेंस,
तब आपके पास कुछ राइट होना चाहिए ना। आप भी क्लेम कर सकते हो कि आपको किसके माध्यम से आपको अरेस्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए, तो ताकि आप भी लॉयर हायर कर सकते हो, आप अपने लिए केस लड़ सकते हो, है कि नहीं। सो ये आर्टिकल 20 आपको पावर करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कौन सा है? आर्टिकल 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ का राइट कोई और ले गया तो आपको जीना और ना जीना सेम हो गया ना। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कैन नॉट एवर बी टेकन बाई एनी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो अगर आपका अरेस्ट हो गया या फिर डिटेंशन हो गया, ठीक है, सब कौन सा है? ये आर्टिकल 20 है। सो आपको कई बार भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 20 में आपको बोला गया है कि आपको किसी एक चीज़, अगर आप सब पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक गुनाह किया है, ये एक गुनाह के लिए आपको 10 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, आपको एक ही बार दिया जाएगा। और आर्टिकल 20 बोल रहा है कि नहीं, अरेस्ट किस लिए हुआ है आप जान सकते हो, किस लिए, क्यों, और तब क्या आप लॉयर हायर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, फिर भी आप समझ लो आर्टिकल 20 क्या है। अगर आपको किसी ने आपने किसी एक गुनाह किया तो इस एक गुनाह के लिए आपको बार बार नहीं दे सकता, एक बार ही जियोपार्डाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सो रीड्स कुछ है यहाँ पे, रीड्स कुछ है। सो यहाँ पे क्या है? हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस का मतलब क्या? टू हैव द बॉडी ऑफ। हेवियस कॉर्पस कब इश्यू होता है? फॉर एग्जांपल पकड़ लो, पुलिस या फिर किसी लोगों ने किसी एक आदमी को पकड़ के उन्होंने छुपा लिया है, किसी को एक आदमी को पकड़ के उन्होंने क्या किया? छुपा लिया। सब आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? अब कोर्ट पे जाके हेवियस कॉर्पस इश्यू करोगे। सो कोर्ट उस पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को या फिर पुलिस को ये बोलेगा कि, कोर्ट ये बोलेगा ये मेरा ऑर्डर है कि आप किसी भी तरह इतने दिनों के अंदर इस आदमी को जिंदा या मुर्दा मेरे पास हाजिर करो। ठीक है, तो यह कोर्ट ऑर्डर देता है तब एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, सो इसलिए बोला गया हैवियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। नेक्स्ट, मैंडामुस या फिर कमांड या फिर मैंडेट। द इजी फॉर्म इज मैंडेट, मैंडामुस। बहुत बार ऐसे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, उनके पास पावर होता है, उनके पास अथॉरिटी होता है, ठीक है, काम करने का, पर ये क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, सो डिले करते हैं। तब आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट पे जाके इश्यू करा सकते हो रीड्स। सो कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा कि आपको जो जो चीज़ें क्या है वो आपको करना ज़रूरी है, करना कोर्ट निर्देश देगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट इन्फीरियर कोर्ट। प्रोहिबिशन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्फीरियर कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ डिसीजंस वो बायसनेस के माध्यम से ले लेते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? हायर कोर्ट क्या करता है? उनको रेस्ट्रिक्ट करता है फर्दर जाने से, और उनका केस जो है वहाँ से फिर प्रोहिबिट कर देता है। ठीक है, सो इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। सर्चरारी, बहुत बार ऐसे भी होता है, बहुत बार ऐसे भी होता है कि ऐसा कुछ केसेस हैं, ऐसा कुछ केसेस हैं जो लोअर कोर्ट अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता। तब क्या होता है? हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? लोअर कोर्ट से केस लेके हायर कोर्ट को समझा देता है। ठीक है, हायर कोर्ट को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोआरंटो। कोआरंटो क्या मतलब क्या होता है? कोआरंटो का मतलब होता है, इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि जैसे कि पकड़ लो मैंने आज कुछ गवर्नमेंट एग्जाम मिला है, ठीक है, मुझे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम फॉर एग्जांपल सॉरी गवर्नमेंट पोस्ट मिला है। ठीक है, सो मेरे पास कुछ वारंट होगा ना, कोई सा भी तो पेपर होगा जो ये बोलेगा कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो वारंट क्या होता है? बहुत बार टाइम पे ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग उनके पास वारंट नहीं होता है पर वो गवर्नमेंट ऑफिस दखल कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कोर्ट वो उनको इश्यू करता है कि हाँ शो योर वारंट ऑफ होल्डिंग ऑफिस, आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हो उसका वारंट कहाँ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड 11 फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स एनुअल फंडामेंटल ड्यूटीज। सो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है? बोल सकते हो? हाँ, 44th या 42nd, 61st तो आपका वोटिंग राइट्स हो गया, 63rd कुछ और हो गया। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बोलो फटाफट से बोलो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बोल रखा है ये दोनों क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोल रखा है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने हर वीडियो पे आप सबका आंसर दे रखा है, पर इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप ये सब करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया है? मैंने बोला है आप सबका ऑप्शन दे रखा है 44th या फिर 42nd होगा। ठीक है, सो ये आपको ढूंढना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने पहले अगर आप सबको याद होगा मैंने पिछले मीन्स पहले जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है वहाँ पे मैंने बोल दिया कि कौन सा आर्टिकल आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टेन करता है। ठीक है, आर्टिकल 35 तक आपका क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो क्या हो गया?
कौन सा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, आराम से वीडियो देखना अच्छी तरह से, मैंने सब आंसर दे रखा है वहाँ पे, आपको ये करना होगा, ठीक है। और ये दोनों आंसर निकल के आपको हमें कमेंट पे मेंशन करना होगा कि सर हाँ इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये था। ओके, सो बिफोर एंडिंग द क्लास मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।